एक साल, एक चिंगारी और एक ऐसा विद्रोह जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। ये कहानी है उस महान संग्राम की जिसने भारत के भविष्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पर एक सवाल है जो आज भी गूंजता है। एक ऐसा विद्रोह जिसमें इतनी ताकत थी, जो इतने बड़े पैमाने पर फैला, आखिर वो अपने अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, इस विद्रोह की कहानी को समझने की शुरुआत होती है एक शब्द से, असफलता। एक ऐसी हार जिसका सीधा नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन की शुरुआत। और इसके बाद हुआ एक बहुत ही गहरा, एक स्ट्रक्चरल पुनर्गठन। और ये सारी कहानी सिमट जाती है एक साल में, 1858, वो साल जिसने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं वजहों को टटोलते हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा विद्रोह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से चूक गया। देखिए, इस विद्रोह की नाकामी के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोई सेंट्रल प्लानिंग नहीं थी, संगठन और तालमेल की भारी कमी थी। फिर ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, कुछ ही इलाकों तक सिमट कर रह गया। भारतीयों के बीच भी पूरी तरह से एकता नहीं थी। और हाँ, जो उस वक्त का पढ़ा लिखा तबका था, उसने भी इससे दूरी बनाए रखी। इन्हीं सब ने मिलकर विद्रोह की जड़ों को कमजोर कर दिया। यहाँ पर ना ताकत का पलड़ा किस तरफ झुका था ये साफ दिखता है। एक तरफ थे विद्रोही जिनके पास संसाधन बहुत कम थे, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जिनके पास न सिर्फ बेहतर रिसोर्सेज और आधुनिक हथियार थे, बल्कि उनके पास था एक गेम चेंजर, टेलीग्राफ सिस्टम। इससे वो अपनी सेनाओं तक तेजी से जानकारी पहुंचा सकते थे और उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते थे। लेकिन शायद विद्रोहियों के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि कई बड़े और ताकतवर भारतीय शासकों ने ही विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की खुलकर मदद की। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम। सोचिए, इतने बड़े बड़े शासकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। उनका ये सपोर्ट विद्रोह को कुचलने में एक बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर साबित हुआ। विद्रोह की आग तो बुझ गई, लेकिन इसकी राख से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार हुआ। अंग्रेज ये बात समझ चुके थे कि अब पुराने तरीके से राज नहीं चल सकता, इसलिए उन्होंने फौरन और पूरी तरह से अपने शासन का सिस्टम ही बदल दिया। ब्रिटिशों की राजनीतिक फुर्ती देखिए। 1857 में विद्रोह शुरू होता है और महज एक साल के अंदर 1858 तक भारत सरकार अधिनियम के साथ सत्ता का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया जाता है। ये सबसे अहम राजनीतिक नतीजा था। इसका सीधा सा मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म और ब्रिटिश राज की शुरुआत। अब भारत पर शासन सीधे लंदन से होना था और जवाबदेही ब्रिटिश संसद की थी। और इसी के साथ आई महारानी की घोषणा, जो अंग्रेजों की नई स्ट्रैटेजी को दिखाती है। अब जबरदस्ती कब्जे की जगह सुलह और कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई जाएगी। असल में ये वादे भारतीय शासकों और जनता के गुस्से को शांत करने के लिए थे, ताकि भविष्य में फिर से कोई विद्रोह की हिम्मत ना कर सके। अंग्रेज जानते थे कि वे दोबारा ऐसा कोई विद्रोह झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे जरूरी हथियार यानी सेना को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। सेना को विद्रोह प्रूफ बनाने के लिए ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान था। ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ाया गया, तोपखाने जैसे अहम हथियार पूरी तरह से उनके हाथ में आ गए और भारतीय सैनिकों के बीच फूट डालने की कोशिश की गई, ताकि वो फिर कभी एक होकर आवाज न उठा सकें। मार्शल रेस या लड़ाकू जातियों की ये जो थियरी थी ना, ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक क्लासिक उदाहरण है। इसने न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि पूरे भारतीय समाज को बांटने का काम किया, जिसके नतीजे दशकों तक महसूस किए गए। अच्छा, इसकी नाकामी और अंग्रेजों की प्रतिक्रिया से हटकर अगर देखें तो इस विद्रोह का एक बहुत गहरा महत्व भी है, जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो बात है ना, ये विद्रोह के दौरान की सांप्रदायिक एकता की एक जबरदस्त कहानी बताती है, और एक ऐसा पहलू था जिससे अंग्रेज बहुत डरते थे और जिसे उन्होंने बाद में खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। चाहे बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानना हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई का अफगान सैनिकों के साथ मिलकर लड़ना हो, ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि एक साझे दुश्मन के खिलाफ नेता और आम लोग अपने धार्मिक मतभेदों को भुलाकर एक साथ खड़े हो सकते थे। तो इस पूरे विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक नतीजा 1858 का अधिनियम। इसने 100 साल पुराने कंपनी के राज को खत्म किया
और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी। सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजों को लगा कि उनके सोशल रिफॉर्म्स ने भी विद्रोह को भड़काया था, तो उन्होंने इस पॉलिसी को ही त्याग दिया और भारतीय समाज को उसके अपने हाल पर छोड़ने का फैसला किया। यह विश्लेषण आपके लिए लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा लाया गया है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या 1857 का विद्रोह सच में सिर्फ एक असफलता थी, या फिर ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद की आग को जन्म दिया? यह हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक हार ही भविष्य की जीत की नींव रखती है। अगर आपको इतिहास का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।